Hello, everyone, and welcome to the first attempt. Now, let me give you a brief about first attempt. So, first attempt is the platform which provide mentorship and guidance session to the CA aspirants. We run separate batches for the CA Foundation and CA Intermediate students, where we provide daily practice questions, test series, guidance session, and much more. Now, without making further delay, let's go for this session and let me introduce you all the speaker for the session, CA Khushbu Gupta ma'am. She is a qualified chartered accountant, an educator, and a mentor for many of the CSC aspirants. So now, ma'am, over to you. Hi, hello everyone, good evening. And first of all, thank you Avantika for giving me the opportunity for this session. Right, तो हमारे पास सब जनवरी अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। तो देखो मेनली आप लोगों को इशू क्या आ रहा होगा इस टाइम पे, या तो हो सकता है कि अभी आपने अपना अटेम्प्ट दिया हो सितंबर में और रिजल्ट आपका नेगेटिव रहा हो, राइट। तो उसके बाद क्या कंफ्यूजन होगा कि अभी बोथ ग्रुप्स देने हैं या सिंगल ग्रुप देना है, ठीक है। और जिनका पहला ही अटेम्प्ट है उनके लिए तो अलग ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, नहीं पता होता कैसे पढ़ना है, ओके। तो अब हम दोनों साइड से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ सी इंटर का। देखो मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था नवंबर 2019 में, राइट, आई थिंक 5 years बैक। सो उस टाइम मैंने बोथ ग्रुप्स दिए थे। मैंने बीच में एक अटेम्प्ट स्किप करके अपने बोथ ग्रुप्स दिए थे, राइट। तो उस टाइम की मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और थोड़ा सा माइंडसेट बताती हूँ कि बोथ ग्रुप्स के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। ये एप्लीकेबल होगा जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने वाले हैं जनवरी में, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आपकी क्लासेस तो आई थिंक खत्म हो गई होंगी सबकी, क्योंकि 2 महीने रहते अभी, राइट। सो क्लासेस आप लोगों की खत्म हो चुकी होगी, अब आप लोग होंगे प्रिपरेशन के मोड पे, ठीक है। तो प्रिपरेशन में आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, कि एटलीस्ट ट्राई करना कि आप अपना, अभी जैसे नवंबर और दिसंबर है तो एटलीस्ट 2 रिविजन्स करनी है आपको। बोथ ग्रुप्स के लिए 2 रिविजन्स हो सकती है, अभी भी आपके पास 60 days है, ठीक है। इफ यू वांट मैं आपको प्लानर भी शेयर कर दूँ उसका डिटेल, हम कैसे चलते हैं। 3:1 की रेशियो में जाता है। 3:1 कैसे, सबसे पहले आपको फर्स्ट रिवीजन के लिए लेने होते हैं 30 days, ठीक है। 30 days में आपके 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको 20 days लेने होते हैं सेकेंड रिवीजन के लिए, एंड 10 days लेने होता है लास्ट रिवीजन। लास्ट रिवीजन में आपको क्या करना होता है, एमटीपीज और ये सब सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये चीज थी जिनका आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है। जिनका अभी पहले अटेम्प्ट लग चुके हैं उनके तो अलग ही सीन चल रहा होता है। अलग कैसे कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका होता है। तो एक चीज मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, देखो सीए ना सारा कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस का गेम है। हमेशा ध्यान रखना कि आज आप प्लानर तो हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने 3:1 का बताया, आपको सुनने में हो सकता है बहुत अच्छा लगे, आप बना भी लोगे उसके अकॉर्डिंग प्लानर। मेन चीज है कि आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। जहाँ पे सबसे ज्यादा लैक करते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है कि आप उस चीज को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते। मैं आपको बहुत सारे प्लानर्स ऐसे दिखा सकती हूँ जो देखने में बहुत ऐसा लग रहा होता है कि दे कैन बी इजिली फॉलोड, लेकिन जब आप एप्लीकेबल करने आते हो तो वो पूरे नहीं हो पाते। अब मैंने ना थोड़े दिन पहले एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी कि एक स्टूडेंट जिसके अटेम्प्ट लग रहे होते हैं और जिसकी रैंक आ रही होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्मार्टनेस का नहीं, एग्जीक्यूशन का। तो आप एक चीज ध्यान रखना, आप जो भी अपने प्लानर्स बना रहे हो, जो भी अपना शेड्यूल बना रहे हो, उसको एग्जीक्यूट जरूर करना है, ठीक है। प्लानर सब बना लेते हैं, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, ये आपको करना है कंसिस्टेंटली। दूसरी चीज आ गई आपकी कॉन्फिडेंस। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, एग्जाम में जाके नर्वस हो जाते हैं। चलो इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, थिंकिंग अबाउट रिजल्ट। देखो ये थिंकिंग अबाउट रिजल्ट जिनका पहले कभी अटेम्प्ट लगा है उनके साथ तो डेफिनेटली होता है कि अपना वो लास्ट अटेम्प्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं कि यार उस टाइम भी अच्छा हुआ था, क्लियर नहीं हुआ, तो इस बार भी शायद नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ना ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि अगर आपके पहले अटेम्प्ट लगे हैं तो दोबारा भी अटेम्प्ट लगेगा या आप अच्छे मार्क्स से स्कोर नहीं कर सकते। आप लोगों में से कितने लोगों ने शैली चौधरी के बारे में सुना है? शैली चौधरी मतलब शैली मैम के बारे में सुना है। शी इज AI1 इन सीए फाइनल, एग्जैक्ट याद नहीं, बट आई थिंक अराउंड उनके 7 to 10 अटेम्प्ट्स लगे थे सीए इंटरमीडिएट में, एंड देन सीए फाइनल में उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। अच्छा अभी लेटेस्ट में सीए नेहा दत्ता के बारे में किसने सुना है? सीए नेहा मैम के भी अराउंड 8 to 10 अटेम्प्ट्स लगे थे। 9 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आज क्या उनकी सक्सेस में कहीं पे भी वो अटेम्प्ट्स इम्पैक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, क्योंकि अटेम्प्ट्स आपको सिर्फ शुरू के 1-2 साल तक मैटर करते हैं, उसके बाद अटेम्प्ट्स कोई नहीं पूछता। तो आपके लिए क्या है, आपको अटेम्प्ट्स को कभी भी अपने ऊपर ना हावी नहीं होने देना। अटेम्प्ट लग गया कोई बात नहीं, उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस से आपको एग्जाम में बैठना है। लास्ट टाइम जब आपने, सपोज आपका सितंबर में अटेम्प्ट लगा है, ठीक है, उस बारे में अगर आप सोचते रहोगे, हो सकता है जब आप 50-60% पढ़ के गए हो, रिमेनिंग 40 आप पढ़ के जाओगे ना जनवरी में, तो आपको क्लियर क्यों नहीं होगा आप। और क्या चीज होती है, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी बहुत एक अच्छी लाइन पढ़ी थी रिसेंटली, मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एक लाइन थी कि अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है, सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, राइट।
सब लोग यही बोलते हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और वहीं पे आप अपने माइंड को स्टॉप कर देते हो। स्टॉप कैसे करते हो कि आपका माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि आप वो चीज को नहीं परचेज कर पाओगे और आप उसके बारे में फर्दर सोचते ही नहीं हो। ऑन द अदर हैंड आपको करना क्या चाहिए, आप अपने माइंड से क्वेश्चन करो कि आप इसको परचेज कैसे कर सकते हो। अगर आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो आपका माइंड अब वर्किंग पे है, कुछ ना कुछ हो सकता है वे आप फाइंड कर लो कि आप कुछ पार्ट टाइम कर सकते हो एनी वे, कि आप उसको कैसे अफोर्ड करो, आज नहीं तो कल आप उस चीज को अफोर्ड कर लोगे। सिमिलरली इन योर एग्जाम्स, अगर आप अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं कर रहे और आप अपना माइंडसेट ये बना लोगे ना कि यार मेरा अटेम्प्ट लग गए, मेरा तो क्लियर ही नहीं होगा, तो आपका क्लियर होने का भी नहीं। लेकिन जिस दिन आपने अपने माइंड से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया ना कि कहाँ पे गलती आ रही है, मैं कैसे इसको क्लियर कर सकती हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, उस दिन आप क्लियर कर लोगे। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे, हार्डवर्क सब लोग कर रहे होते हैं, मेन चीज होती है राइट स्ट्रेटेजी, ठीक है। और बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, सीए क्लियर करना ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही पहाड़ तोड़ने वाले काम है, सिर्फ आपको एक राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। आपके सब्जेक्ट्स भी कम हो गए, इंटर में 6 सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्स रहता है। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल तो देखो बहुत ईजी है, मैं तो खुद ही अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, तो मेरे को पता है प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है, आपके पास अकाउंट्स है, कॉस्ट है, एफएम है, प्रैक्टिकल में मेनली है, और टैक्स में मिक्स होता है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होने वाला है। अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो आपको बार बार कॉन्सेप्ट नोट्स को पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। सबसे मेन चीज है, आपको हमेशा अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है, ठीक है। ये देखो अभी मैं सेशन ले रही हूँ, इसमें भी मैं साथ में एक पेन और नोटबुक लेके बैठी हुई हूँ कि कुछ भी नोट डाउन करना हो। तो हमेशा आप लोग भी अपने साथ थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में वैसे तो एक नोटबुक पेन लेके बैठो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोस्टली हाथ से सॉल्व करो। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ एडजस्टमेंट करते रहते हैं, साइड में आंसर खुला होता है। आंसर देखा, कोई आपने चीज सपोज टेक्स्ट की कोई एग्जाम्पशन थी, आप कुछ टाइप कर रहे थे, कैलकुलेटर में आंसर में देख लिया कि नहीं ये तो गलत है, वहीं से बैक करके उसको ठीक टाइप कर देते हो। आपका माइंड वो चीज याद कैसे कर पाएगा, जब तक आप उसको नोटबुक में सॉल्व नहीं करोगे आपको वो चीज कभी नहीं याद रहेगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करोगे आप नोटबुक में सॉल्व करो। कैलकुलेटर पे करोगे सब मिक्स हो जाएगा। जो सिंपल क्वेश्चन ऑब्वियसली करो कैलकुलेटर पे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, अपना नोटबुक पेन लेके बैठो, हाथ से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब दूसरी चीज आती है कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, सारे बार बार नहीं हो सकते। उसके लिए जो टिप मैं मतलब सबको देती हूँ, मैं खुद फॉलो करती थी, कैसे करो। अगर आप अकाउंट्स के क्वेश्चन करो, सपोज आपने उठा लिया A16 बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, उसमें आपके पास 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन आप फर्स्ट रिवीजन में तो कर सकते हो ना, फर्स्ट टाइम तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, साथ साथ हर क्वेश्चन में आपको जो भी डिफरेंट एडजस्टमेंट लग रहे हैं, शुरू के 3-4 क्वेश्चन आपको पूरे डिफरेंट लगेंगे, उसके बाद क्या होता है 5-6 क्वेश्चन से रिपीट होने लगते हैं पॉइंट्स। सारे न्यू पॉइंट्स तो नहीं आते ना, कुछ कुछ न्यू पॉइंट आएगा। तो जो भी आपका न्यू पॉइंट आ रहा है उसको एक सेपरेट नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बोरिंग कॉस्ट आपका होता है कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब होगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में यूनिक पॉइंट लगा कि ये यहाँ पे कैपिटलाइज हो रहा है, ठीक है, जो आपको एकदम से क्लिक नहीं हुआ था, एक नोटबुक लो, अपना उस पर हेडिंग डालो A16, क्वेश्चन नंबर डालो, और उसके साइड में वो पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि अगर ऐसे ऐसे ये पॉइंट आए तो इसका ये ट्रीटमेंट करना है। इसके 2 बेनिफिट्स होंगे। पहली बात तो आपको क्वेश्चन दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन बार बार सॉल्व नहीं हो सकते। दूसरी चीज, आप अपनी लैंग्वेज में पॉइंट लिख रहे हो ना, तो आपको वो समझ आने लग जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। ट्रस्ट में मतलब बहुत सारी चीजें जब मैं टीचिंग में आई उसके बाद मेरे को बहुत बेटर वे में समझ आई, क्योंकि जब हम किसी और को समझा रहे होते हैं ना, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती है। तो आप उसको नोटबुक में लिख रहे होंगे, आपको ऐसा है कि आप उसको एक्सप्लेन करने की ऐसा सिचुएशन हुई तो आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे, तो अपने आप आपकी माइंड में प्रोसेस हो जाएगा वो पॉइंट। तो प्रैक्टिकल के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होती है आपका। फिर आपके ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, हर क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट्स होंगे, तो आपका अराउंड 3 to 4 पेजेस में ना पूरे एएस के न्यू पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। एग्जाम के टाइम आपको दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है, सिर्फ उन पॉइंट्स को रीड करना है। अपने आप वो माइंड में क्लिक करेगा कि आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये पॉइंट को ऐसे सॉल्व करना है। मोस्टली लोग ऐसे रिवाइज करते हैं, आपने फर्स्ट रिवीजन करी, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे और एक बार मार्क कर लिया जहाँ पे भी आपको गलती लग रही है, ठीक है। सेकेंड टाइम में हम लोग फिर से वही सेम पैटर्न में रिवाइज करते हैं जैसे हमने फर्स्ट रिवीजन में करा था। हाउएवर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप क्या जो फर्स्ट रिवीजन में टाइम देते हो वही सेम टाइम सेकंड रिवीजन में दे रहे हो, नहीं देते ना, कम टाइम देते हैं हम जनरली। फर्स्ट रिवीजन अगर आप 1-1.5 महीना लगा रहे हो तो सेकंड तो आप 10-15 दिन में कर रहे होते हो ना सब्जेक्ट, तो उस टाइम पे आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिकल के लिए ये वाली अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी कि आपके जो भी यूनिक पॉइंट्स आ रहा है उसको आपको सेपरेटली लिख के रखना है। शेड्यूल 3 की बात करती हूँ मैं। शेड्यूल 3 हमारा बैलेंस शीट हम P&L बनाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने अगर चैप्टर को कराओ तो कितने सिमिलर एडजस्टमेंट्स होती है, कुछ कुछ डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आएगी। अगर आपने सिर्फ डिफरेंट एडजस्टमेंट्स को अलग से लिख लिया कि अगर ये वाला पॉइंट दे रखा है तो इसका बैलेंस शीट में इम्पैक्ट जाएगा, P&L में इम्पैक्ट जाएगा, तो क्या वो क्वेश्चन आपको पूरा दोबारा करने की नीड है जिसमें आपको आधा घंटा लगने वाला है? आई गेस नहीं।
तो आपको हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नीट, अकाउंट्स, कोस्ट, एफएम, टेक्स जो भी है, उसमें आपको सारे यूनिक पॉइंट्स को सेपरेटली लिख के रखना है, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। सेकंड रिवीजन में आपको वो पॉइंट्स पढ़ने हैं और बहुत थोड़े से क्वेश्चंस, अपने सेलेक्टेड क्वेश्चंस मार्क कर लो, 4-5 क्वेश्चंस वो करने हैं। और एग्जाम के दिन से पहले, बिल्कुल डे बिफोर योर एग्जाम, आप लोग सिर्फ वो नोट्स रिवाइज कर पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते। अकाउंट्स में तो फिर भी आपको लीव्स मिल जाती है, 4-5 दिन आप पहले स्टार्ट कर देते हो, बाकी सब में तो 1-1 दिन की छुट्टी होती है ना, उसमें आप क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते 100-120 क्वेश्चंस, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए ये करना है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, पॉइंट्स एक्स्ट्रा मार्क करके रखने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, आपने जिस भी फैकल्टी की क्लासेस ले रखी है आप उनका मटेरियल फॉलो करो, बट मेक श्योर उसमें स्टडी मेट कवर होना चाहिए, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्पेशली स्टडी मेट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, स्टडी मटेरियल आपका कंप्लीट होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज उसमें आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट्स, मतलब कि आपके वाला अटेम्प्ट अभी जनवरी के जो आरटीपी एमटीपी आएंगे वो, सितंबर वाला और मई, ये 3 आरटीपी एमटीपी तो आपको करनी है। और आपको टाइम मिल रहा है तो आप प्रीवियस आरटीपी एमटीपीज भी कर सकते हो, वो प्रॉपर रेलिवेंट है। ये मेरे पास क्वेरी आई थी कि जो ओल्ड स्कीम वाले आरटीपीज एमटीपीज हैं वो आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं है, तो वो 100% रेलिवेंट है, क्योंकि कुछ चीजें चैप्टर्स क्या हुए, ऐड डिलीट ही हुए ना, टॉपिक्स थोड़ी चेंज हो गए, जो चैप्टर्स हैं सेम है। मतलब सपोज हम अकाउंट्स का एग्जांपल ले रहे हैं, कंसोलिडेशन है आपका, अमलगमेशन है, वो चैप्टर्स पहले भी थे अभी भी है, तो उनके क्वेश्चंस भी प्रॉपर्ली रेलिवेंट है और पुराने क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। अभी जो आप सितंबर का एमटीपी देखोगे अकाउंट्स का, उसमें बहुत पुराने आरटीपी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो पुराने वाले आरटीपी एमटीपी भी रेलिवेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो वो जरूर करना, अदरवाइज मई, सितंबर और जनवरी, मतलब ये न्यू स्कीम वाले, ये तो आपको करने ही करने हैं, आरटीपीज एमटीपीज और जो भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देखो आपका एक तो आ रहा है डाउट कि कंप्लीट नहीं होता एग्जाम, आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो रहा मतलब तो आपकी प्रैक्टिस कम है। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है उसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर्स लिखना है। टेस्ट लिखो आप, अभी आप लोगों के पास 2 महीने हैं, जितने टेस्ट लिखोगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस आने के बाद टेस्ट नहीं लिखना, टेस्ट लिखोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है अभी आपका सपोज आप 40 मार्क्स वालों का टेस्ट दे रहे हो, आपके 10, 15, 20 मार्क्स भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। टेस्ट सीरीज कोई भी परचेज कर लो एक नॉमिनल रेट के, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज लेना जिसमें थोड़े से न्यू क्वेश्चन। ये सारा इशू जो आप कह रहे हैं ना कंप्लीट नहीं होता, वो कब होता है जब आप कैलकुलेटर पे क्वेश्चन करके गए हो तो एग्जाम में आपको बैठ के समझ ही नहीं आता कि लिखना कहाँ से शुरू करें। ये सेम चीज मेरे साथ हुई है, फाइनल के एफआर के एग्जाम में क्वेश्चन में सुबह सुबह पढ़ के गई आरटीपी का, बट वो क्या करा, सिर्फ पढ़ के गई। एफआर का क्वेश्चन था, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका अकाउंट्स ही होता है फाइनल में। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया, मेरे को ये समझ नहीं आया कि उसको शुरू कहाँ से करूँ, मतलब उसकी स्टार्टिंग ही नहीं समझ आई। तो ये चीज आप सबके साथ भी होती होगी कि पढ़ जाते हैं क्वेश्चन, अब वहां पे सोचने बैठोगे कहाँ से शुरू करें, टाइम गया। अगर आपने उसको घर पे सॉल्व कर रखा है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है टेक्स्ट के लिए टिप्स। देखो टेक्स्ट का मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज तो नहीं है इसमें इंटर में क्या कुछ सिलेबस है, लेकिन प्रैक्टिकल में ना सब में यही रहता है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्स्ट में क्या होता है आपका प्रोविजंस बहुत ज्यादा होते हैं, कहाँ पे क्या प्रोविजन लग रहा है, कहाँ पे कौन सी एग्जाम्शन डिडक्शंस क्या मिल रही है। एक तो पहली चीज वो याद करना है, मुश्किल है याद आपको, उसके बाद अप्लाई करना कैसे आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आपके जो भी मटेरियल है ना उसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। वही सेम चीज है कि टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखते लिखते आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, क्योंकि ऑनेस्टली बता रही हूँ अकाउंट्स में तो फिर भी डिफरेंट चीजें होती है, टेक्स्ट में तो बहुत सारी सिमिलर चीजें होती है जो लगता है कि याद ही नहीं हो रही है। जब तक आप लिख लिख के कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे ना, आपका सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस लिखने स्टार्ट करो। अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं भी परचेज करनी है, मतलब सबके अपने रीजंस होते हैं, तो आप क्या करो, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज मैं कभी कभी क्या करती थी, आप जो चैप्टर कर रहे हो उसमें आपके यहाँ 25 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन टेस्ट की तरह करने हैं। कैसे करोगे, किसी भी अपने नॉन में किसी बंदे को बोल दो कि मेरे को 1 से 25 तक कोई 5 नंबर बताओ, वो जो भी आपको 5 नंबर बोले ना, आपको वो क्वेश्चन पूरे खुद से सॉल्व करने हैं बिना आंसर देखे, टेस्ट की तरह हो जाएगा। सेल्फ इवेल्युएट करो, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, दी बेस्ट है। नहीं कर सकते तो आप इस तरह से कर सकते हो। शिवंतांशु का मैसेज है, पेपर पैटर्न पर रिलाई कर सकते हैं क्या? 100% तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखोगे अभी अकाउंट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आई थिंक 4 मार्क्स का आया है, जनरली वो 10 to 14 का भी आ जाता है। कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जिनसे टेक्स्ट में लगा लो आपका पीजीबीपी है, ऑलमोस्ट उससे आता ही है आपका, राइट। अकाउंट्स में हमें पता है कंसोलिडेशन अमलगमेशन आएगा इनसे, तो कुछ चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है, उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन कवरेज हमेशा 100% रखना। मतलब कोई भी चैप्टर ना अनटच मत छोड़ना। जैसे आपका फ्रेमवर्क वाला टॉपिक है, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इतना सिंपल टॉपिक है, जनरली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, उसमें से भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। मैं एक एग्जांपल अभी लास्ट टाइम अपनी क्लास में भी दिया था, एक होता है फाइनल के ऑडिट में एक चैप्टर आता है प्रोफेशनल एथिक्स, जो आपका 15 to 20 मार्क्स का आ जाता है, और एक अटेम्प्ट में वो सिर्फ आया 4 मार्क्स का। तो हम पेपर पैटर्न पे तो 100% रिलाई नहीं कर सकते। आप प्रेफरेंस उनको दे सकते हो जिससे जनरली क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको कवरेज 100% करनी है,
ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये तो हमारा लक ऐसा ही होता है कि जो हम छोड़ के जाते हैं उसमें से ही आता है। ठीक है, तो बिल्कुल ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना। एटलीस्ट आपके पास चाहे उसकी कोई समरी पड़ी हो, कोई छोटी सी यूट्यूब की वीडियो पड़ी हो, आप वो चीज़ देख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे एक चीज़ बताऊँ, यूनिट वाइज वेटेज और ये सब तो हम तब सोचे ना जब हमें सिर्फ 40 मार्क्स स्कोर करने कि हाँ इन चैप्टर से इतना तो बन ही जाएगा। हमारा टारगेट तो क्या होता है कि हमें एटलीस्ट 90 प्लस स्कोर करना है, और 90 प्लस ही आते हैं स्टूडेंट्स को। कोई ऐसा नहीं है कि सी है तो 90 प्लस नहीं आ सकते, आते हैं। मतलब कोई कोई सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आपकी स्ट्रेंथ होती है जिसमें आप 80-90 स्कोर कर सकते हो, तो उसके लिए तो आपको 100% कवरेज करनी है। हमेशा ना बेस्ट सोच के चलो। अगर आप ये सोचोगे ना कि 40 मार्क्स ही चाहिए, नहीं आएंगे कभी भी 40। जब तक आप ये नहीं सोचोगे ना कि आपको 80-90 चाहिए, तब जाके आपकी एग्जामिशन आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी सब्जेक्ट्स। थ्योरी में आपका क्या क्या है? ऑडिट, लॉ एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, एसएम तो आई थिंक सबको इजी लगता होगा क्योंकि बहुत सिंपल ही है और बहुत कम सिलेबस है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने में आप लोगों को क्या इशू आता है ये बताओ? थ्योरी याद नहीं होती या याद हो जाती है लिखनी नहीं आती? सो मेजरली आई गेस प्रेजेंटेशन में इशू होगा सबको। थ्योरी याद हो जाती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का इशू आपको कब आता है? जब आप बिल्कुल रो जो आपने सपोज क्लास ली, क्लास में तो हम वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो हम कुछ रो एग्जाम्पल्स देंगे, नॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, और उसके बाद आप जब बिना पढ़े उस क्लास वाले मेमोरी के बेसिस पे एग्जाम देने चले जाते हो ना, तब आपको इशू आता है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आपको कीवर्ड्स ही नहीं याद आएंगे। आपने बुक खोल के ढंग से पढ़ा ही नहीं है, सोचा कि बस क्लास में समझ आ गया, वहां जाके लिख लेंगे, तो नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि कीवर्ड्स टीचर यूज करेगा पढ़ाते हुए, लेकिन आपको समझाने के लिए वो रो लैंग्वेज भी यूज करेगा। आपको लिखना क्या है वहां पे? आईसीआई के कीवर्ड्स। तो इसके लिए मेन चीज है कि आपको अपने नोट्स को थोरोली रीड करना है। ठीक है, अपना कीवर्ड्स जो है उसको हाईलाइट करो, एंड अगेन पेपर पेन आपको लेके बैठना है। पेपर पेन पे आपको क्या करना है, जैसे आप फर्स्ट टाइम जब थ्योरी को समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, एक स्क्रिबल रिवीजन होती है, बहुत अच्छी टेक्निक है स्क्रिबल रिवीजन। आप जो जो चीज पढ़ते जा रहे हो ना, उसको बिल्कुल रफली लिखते जाओ अपनी नोटबुक में। जैसे आपने कोई भी डेफिनेशन पढ़ी, उसको साथ साथ रफली उसके कीवर्ड्स लिख लिए, फ्लो चार्ट की तरह बना लिया। आपको कोई नोट्स नहीं बनाने परफेक्ट वाले, स्क्रिबल कर रहा है अपनी लैंग्वेज में, कुछ 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 लिखते गए। कोई आपको कीवर्ड समझ आ रहा है वो लिख लिया, तो इस तरह से आपको लिखना है। आपको वो चीजें धीरे धीरे याद होने लगेगी। दूसरी चीज आपको क्या करनी है याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट याद करने के लिए, कि जब आप सपोज आपने कोई भी एक चैप्टर करा, हमें कुछ चैप्टर्स कितने नाम नहीं पता थ्योरी के, ऑडिट का कोई भी चैप्टर ले लेते, कोई भी ऐसे पढ़ रहे हो आप, ऐसे 500, 501 कोई भी, तो उसके आपने सपोज क्वेश्चंस देखे, 8-10 क्वेश्चंस पढ़े, सेम होगा आपका कि कुछ क्वेश्चंस आपके नहीं होंगे, कुछ में कोई पॉइंट रिपीटेड होगा। आप अपने 1-2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और उसको पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है। आपको लग रहा है कि माइंड में आपको लग रहा होगा कि आपको ये याद हो गया, ऐसा होगा कि क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, सपोज लॉ की बात करते हैं, लॉ में प्रोविजन आपको अप्लाई करना होता है, क्वेश्चन पढ़ते माइंड में लगे थे कि हाँ ये ऐसे 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 आ जाएगा, ये वाला प्रोविजन लग जाएगा। ठीक है, लिखने जाऊंगे ना जब, वो आपने जो माइंड में जब सोचा था कि ऐसे 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 हो जाएगा, वो समझ ही नहीं आएगा कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपने लिख के ही नहीं देखा ना। माइंड में जब हम सिर्फ सोच रहे होते हैं ना, वो कीवर्ड्स हमारे माइंड में नहीं जाते। तो आप 2 चीज कर सकते हो, या तो अपने साथ नोटबुक पेन लेके बैठो, उस चीज को लिखो कीवर्ड्स को। ठीक है, दूसरी चीज बहुत अच्छी टेक्निक है ये भी, कि आप अपने फोन में, रिकॉर्डर सबके फोन में होता है, उस चीज को बोल के रिकॉर्ड करो। कोई भी आंसर है, जैसे आप किसी को ओरल टेस्ट दे रहे हो, इस तरह से उसको बोलो और उस चीज को रिकॉर्ड करो। जब वो वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे ना, तब आपको अपने आप याद होने लग जाएंगे। जब तक आप माइंड में सोचते रहोगे, वो मिक्सअप रहेगा सब कुछ। तो या तो आपको उसको बोल बोल के याद करना है, बोल के रिकॉर्ड करना है, ठीक है, या फिर दूसरी चीज नोटबुक लेके बैठो, स्क्रिबल करो, कीवर्ड्स को लिखो। मतलब वो चीज आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ माइंड में सोच लिया कि हाँ यहाँ ये सेक्शन लग जाएगा, ये इसका प्रोविजन था, बस माइंड में हल्का हल्का सोच लिया, नहीं आएगा। आप जब तक उसको पूरा रिवाइज नहीं करोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा उस चीज को प्रेजेंट कैसे करें। और आपने बोला याद हो जाती है पर बीच बीच में प्रोविजन भूल जाते हैं। हाँ, वही चीज इसलिए होता है कि आपको प्रोविजन इसलिए भूल रहे क्योंकि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ ली होती है वो चीज, लेकिन आपने उसको कभी लिख के ही नहीं देखा ना। लिख के नहीं देखेगा, देखोगे तो आपको सपोज कोई भी सेक्शन की बात करते हैं, मेरे को एक्जेक्टली लॉ के सेक्शंस नहीं पता, लेकिन आपका कोई भी सेक्शन हम बात करते हैं, आपने उसकी स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ रखी है, आपको पता है इस सेक्शन में ना इस बारे में बात हो रही है, ठीक है, लेकिन उस सेक्शन के बारे में बात करते करते आपने आगे उसमें हो सकता है कोई पर्टिकुलर लाइन हो जिसमें वो क्वेश्चन हो, और आपने वो सेक्शन लिख के ही नहीं देखा था, तो आपको कैसे याद आएगा? तो आपको सेक्शंस को प्रॉपर्ली लिख के देखना है। बहुत क्वेश्चंस आपको एक ही सेक्शन पे मिलेंगे। प्रोविजन एक बार लिख लो। आपका लॉ का हर चीज का प्रेजेंटेशन का तरीका क्या रहता है? पहले आपको प्रोविजन लिखना होता है, देन आपको फैक्ट लिखना होता है, क्या चीज हुई, देन आपको कंक्लूजन लिखना होता है। ठीक है, फैक्ट्स और कंक्लूजन ये तो आपको रिवाइज कर रही नहीं, ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन रिफर करेंगे। आपको क्या पढ़ना है? प्रोविजन पढ़ना है। प्रोविजन कहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर लोगे, प्रोविजन की कीवर्ड्स याद कर लोगे, फैक्ट और कंक्लूजन तो आप लिख ही लोगे। तो आपका मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए? प्रोविजन की लैंग्वेज क्या है, कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हमें इसलिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं कि आप केस स्टडीज करोगे, केस स्टडीज करते करते आपको वो चीज समझ आएगी कि ये प्रोविजन कहाँ पे अप्लाई हुआ।
सिर्फ प्रोविजन की लैंग्वेज याद करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा ना कि इस क्वेश्चन में कौन से वाला अप्लाई हो रहा है। तो प्रोविजन पढ़ो, देन उसके क्वेश्चंस करो। और एक और चीज, ये चीज आपको मेनली आपके ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लगेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करेगी। प्रेजेंटेशन के लिए ना आप लोग डायग्राम्स का यूज करो। स्टडीमेट में डायग्राम्स देखिए आपने कैसे यूज होते हैं, तो कितने एफिशिएंट होते हैं समझने में। अगर आपको सपोज किसी चीज की एडवांटेजेस बतानी है, एक तो होगी सिंपल प्रेजेंटेशन जो सब लोग कर आएंगे, आप लिखोगे द एडवांटेजेस ऑफ दिस इज, उसके बाद आप पॉइंटर्स कर दोगे, वो तो सब करके आ रहे हैं ना, आप क्या डिफरेंट कर सकते हो। जिस चीज के आपसे एडवांटेज पूछे हैं आप उसकी पहले तो 2 लाइन में लिख दो, डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दो, सिर्फ 2 लाइन में, ज्यादा नहीं। उसके बाद आप बना दो एक फ्लो चार्ट, ऊपर आपने हेडिंग बना दी बेनिफिट्स ऑफ दिस, नीचे उसके पॉइंट्स बना दिए 4-5 इस तरह से, ठीक है। डायग्राम फॉर्म में बना दो, सिर्फ हेडिंग्स लिख दो उस डायग्राम में, और नीचे आप फिर उनको एक एक लाइन में भी एक्सप्लेन करोगे ना, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये चीज ट्रायल एंड टेस्टेड है, फाइनल के थ्योरी के पेपर्स में भी फुल मार्क्स मिले हैं मेरे को काफी सब्जेक्ट्स में, और वो सिर्फ इस रीजन से था प्रेजेंटेशन। आप किसी चीज का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हो, प्रोसेस की फॉर्म में बना दो, पूरा पूरा नहीं, हेडिंग्स लिखी, सपोज फर्स्ट स्टेप ये होता है, एक एरो बनाया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना दो, नीचे उसको आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो। आपको पता है बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल लगता है, क्योंकि उससे आपका एक तो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आप वो चीज पढ़ के आए हो, ठीक है। दूसरी चीज, एग्जामिनर जब चेक कर रहा होगा तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन तो वो सबकी देख रहा है ना, जब उसको एकदम से कुछ अलग दिखेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव ऐसे करना है। डायग्राम्स बनाने हैं, अंडरलाइंस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करना। और अंडरलाइन के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप सेपरेटली टाइम निकालो। कैसे करना है, जब आप लिख रहे हो आंसर, लिखते लिखते में आपको पता होता है कि इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, उसको तभी आप अंडरलाइन कर दो। दोबारा से पढ़ने जाओगे ना पेपर होने के बाद, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे कीवर्ड्स। जब आप आंसर लिख रहे हो, आंसर लिखते टाइम ही आपको कीवर्ड्स पता है ना, तभी साथ साथ अंडरलाइन करते जाओ। मैक्सिमम 10 सेकेंड्स लगते हैं आपको पर आंसर उस टाइम पे, अंडरलाइन कर दो। ट्रस्ट मी, डायग्राम्स और अंडरलाइंस बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं, आपके बहुत मार्क्स इंक्रीज होंगे। अभी से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आप जब भी अपने टेस्ट दे रहे हो या फिर कहीं पे भी आंसर अपना प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये 2 चीजें अप्लाई करनी स्टार्ट करो। डायरेक्ट एग्जाम में जाके करोगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, इसलिए अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो रफली डायग्राम्स बनाने स्टार्ट कर दो। आपको बैठ के स्केल से कंपास यूज करके प्रॉपर वो नहीं बनाना, एक डिसेंट डायग्राम लगे, बस ऐसा, ठीक है। थ्योरी में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं कि आंसर आप लिख रहे हो ना, तो उसकी लैंग्वेज समझो। कोई भी चीज प्रेजेंट करते हैं आप, इनफैक्ट जो अकाउंट्स में भी आपकी थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल भी सब्जेक्ट में कभी कभी थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, और थ्योरी सब्जेक्ट्स तो है ही। आपको स्टार्ट प्रोफेशनली करना है। प्रोफेशनली कैसे, जैसे कि आपका कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन लग रहा है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, एज पर द सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट, इस तरह से स्टार्ट करोगे। या फिर आपको सेक्शन नंबर नहीं पता तो अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। फिर आप प्रोविजन को एक्सप्लेन करोगे बहुत अच्छे से। राइटिंग डजंट मैटर, क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी खराब लगती है तो आप थोड़ा खुला खुला लिखो, अंडरलाइन करो, पॉइंटर्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ। सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाना है, सिंपल सिंपल वे में पॉइंटर्स में ट्राई करो कि अपना आंसर को प्रेजेंट करो, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर आपको लिखना है फैक्ट ऑफ द केस। कैसे स्टार्ट करना है, इन द गिवन केस। गिवन केस को आपको सिर्फ 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है। फैक्ट ऑफ द केस में ज्यादा स्पेस नहीं लेना, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे फैक्ट तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, लेकिन आपको उसके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, कॉपी पेस्ट ही करना है। 2-3 लाइन में आपको अपना फैक्ट को कंक्लूड करना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है लास्ट में, कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए हेंस, दस, इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। सपोज आपको से ये पूछा था कि जो भी पर्सन था, मैनेजर था या मैनेजमेंट में कोई सा भी पर्सन, ऑफिसर, उसका कंटेंशन ठीक था या नहीं था, तो आप क्या लिखोगे, दस द कंटेंशन ऑफ सीएफओ इज करेक्ट और इनकरेक्ट, या फिर आप इस तरह से उसको बता सकते हो, ठीक है। उस चीज को आपको कंक्लूड करना है। यही 3 स्टेप्स में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी प्रेजेंट करने होते हैं, लॉ के प्रोविजंस भी प्रेजेंट करने होते हैं। कोई भी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हो ना, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, ये 3 स्टेप्स रहता है। प्रोविजन स्टार्ट करने का एज पर दिस सेक्शन नंबर या फिर एज पर एएस, उसके बाद अपना फैक्ट, देन कंक्लूजन। प्रेजेंटेशन की ये टिप्स रहती है। कीवर्ड्स यूज करने हैं, आपने जो भी कीवर्ड्स यूज करे हैं उनको अंडरलाइन करो। हो सकता है आपके उस प्रोविजन में 10 कीवर्ड्स थे, आपने 5 लिखे, उन 5 को तो अंडरलाइन करो ना, तो एग्जामिनर को वो तो दिखेंगे अलग से। वो आगे पीछे का हो सकता है पढ़े भी ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको वर्ड टू वर्ड आपका आंसर पढ़ेगा। आपने अंडरलाइन नहीं कर रखा तो वो जरूर वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा, लेकिन अगर अंडरलाइन कर रखा है तो हो सकता है वो सिर्फ उनको पढ़ के आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो जो भी आपके बेस्ट आंसर्स है उनको आपको इस तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। एक और चीज बताती हूँ आपको कि एग्जाम देते टाइम आपको क्या पैटर्न फॉलो करना होता है। फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है आपको रीडिंग के लिए, उसमें आप अपना क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। पहली बात तो आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, कौन सा आप छोड़ने वाले वो सेलेक्ट कर लो। सीक्वेंस सेलेक्ट कर लो कि आप कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चंस करोगे। आपके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने चाहिए, लास्ट 2 बहुत अच्छे होने चाहिए।
बीच के नॉर्मल रखो, लास्ट क्वेश्चन जो आपका 5 क्वेश्चन आपको करना होता है वो अच्छा होना चाहिए, बीच के नॉर्मल रखो। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका बेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पहले ही पेज से कटिंग स्टार्ट करो, मतलब पहले में तो अपनी जान लगा दो, उसमें अच्छा सा डायग्राम बना दो, सुंदर सुंदर प्रेजेंट कर दो, अंडरलाइन कर दो, बेस्ट, ठीक है। फिर सेकंड नॉर्मल रखो, थर्ड नॉर्मल, फोर्थ फिफ्थ अच्छे करो, इस तरह से आप करो टाइम का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगाना है, हाँ फर्स्ट में आप 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंप्रेशन बनाएगा एग्जामिनर में, उसके आगे आप थोड़ा नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना, आपके कितने अटेम्प्ट लग गए कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट अटेम्प्ट है डर लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको लगता है, मतलब आपको ना हो सकता है कि आपके नोन में कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, उसका अटेम्प्ट लग गया हो, मतलब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरी एक फ्रेंड शी वाज अ टॉपर और उसका अटेम्प्ट लगा था तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था, आपके साथ भी हो सकता है, बट वो चीज कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी, क्योंकि बहुत से आप ऐसे बच्चे भी देखोगे कि जो बहुत नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है सीए में। आप एग्जाम में बैठे हो, 4 चैप्टर आप छोड़ के भी गए हो, ये किसको पता है, सिर्फ आपको, क्या एग्जामिनर को पता है आप कौन सा चैप्टर छोड़ के गए हो, क्या एग्जाम जब आप आंसर लिख रहे हो क्या उसको पता है कि ये आंसर आपने पढ़ नहीं रखा, आप अपनी तरफ से लिख रहे हो, नहीं ना, तो आपको दिखाना भी नहीं है कि आप अपनी तरफ से लिख रहे हो, अच्छे से प्रेजेंट करो उसको, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है वो तो लिखना ही है, जो नहीं भी आता है ना, सपोज आधा आता है, उस आधे को ही बहुत अच्छे से लिख कर आओ, प्रेजेंट ऐसे कर दो कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई इस बंदे में पूरा कॉन्फिडेंस है। कभी भी आप आपकी आंसर शीट में ये मत दिखाओ कि आपको नहीं आता, और ये कैसे होता है जब आप कटिंग्स अवॉइड करते हो, कटिंग्स नहीं करनी ज्यादा, अपना काम माइंड से लिखो, आराम आराम से पेपर अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, रिटर्न में आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी, ठीक है। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी, एमसीक्यूज पे बात करते हैं। एमसीक्यूज से देखो बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है स्टूडेंट्स को, अभी तो जनवरी अटेम्प्ट तक तो आई गेस वो 40% वाला भी नहीं आ रहा, अगर आपने न्यूज सुनी हो तो, कि ऐसा हो सकता है 40% एटलीस्ट आपको एमसीक्यूज में चाहिए, अभी तो नहीं है वो तो, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अपने एमसीक्यूज को स्ट्रॉन्ग करो, एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं है, आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है और क्वेश्चन को ना बहुत आराम से पढ़ना है आपका, क्योंकि हो सकता है वो किसी छोटे से पॉइंट में क्वेश्चन को घुमा दे, तो क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ते हुए अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। एक और अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो कि पहले ना क्वेश्चन पढ़ लो, सपोज एक केस स्टडी दे रखे आपको, उसके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन पढ़ लो, एमसीक्यू ऑप्शंस नहीं पढ़ने, आपका आइडिया हो जाएगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है, फिर आप जब केस स्टडी पढ़ोगे तो उसके रेलिवेंस में पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ते पढ़ते उसको आराम से अपना सॉल्व कर लो, एमसीक्यूज कामली सॉल्व कर लोगे ना, अगर आपने एमसीक्यूज में मोर देन 20+ स्कोर कर लिया, 24, 26, इनफैक्ट 28, 30 तक भी आते हैं, मतलब मेरे ऑडिट में 29 मार्क्स थे 30 में से एमसीक्यूज में, बहुत एकदम गेम चेंजर की तरह होता है एमसीक्यूज, तो उस पर आपको बहुत अच्छे से करना है, कामली पढ़ के और उसको अच्छे से टिक विक कराओ अपना, ठीक है। There is a rumor that 1 paper out of 3 from both groups is generally difficult compared to the other 2. Is it true? Yeah, it is true. It is true to some extent. अभी आपका सितंबर में टेक्स्ट का पेपर टफ था, मई में आपका अकाउंट्स का पेपर टफ था। टफ नहीं होता, मैं बताती हूँ टफनेस का क्या उनका क्राइटेरिया होता है, जैसे कि या तो वो थोड़ा सा लेंथी कर देंगे पेपर को, थोड़ा सा लेंथी होगा, ज्यादा नहीं, मतलब कि आपको लास्ट के 10-15 मार्क्स स्ट्रेच करने मुश्किल होंगे, वो आपको इशू नहीं आएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। दूसरा टफनेस क्या होता है कि क्वेश्चन आपका होगा पहले का पढ़ा हुआ है वाला ही, स्टडी मेट या जो भी आरटीपी का ही, उसमें से जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि यार ये नहीं आ सकते, या ऐसे चैप्टर जो सी कैटेगरी मान के चल रहे होते हैं उनमें से वो क्वेश्चंस डाल देते हैं। या तीसरी चीज वो क्या कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन उठाएंगे स्टडी मेट का, एक पॉइंट को ट्विस्ट कर देंगे, तो आपका अगर टफ पेपर भी है ना तो भी आपका अराउंड 60 मार्क्स का पेपर तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, आपके मटेरियल में से आएगा। जो आपका टफ होगा लास्ट 15-20 मार्क्स के लिए होगा, ये टफनेस वाली लड़ाई होती है, आपको 80 से ऊपर स्कोर करना है, 60-70 स्कोर करना मुश्किल नहीं होता, कितना ही टफ पेपर आ जाए, क्योंकि वो आपका मॉड्यूल से ही आएगा, मतलब मॉड्यूल में आपका स्टडी मेट, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर पेपर ये सब कवर होते हैं, सिर्फ स्टडी मेट नहीं होता, ये सब कवर होता है, तो आपका अराउंड 60-70 मार्क्स का पेपर उसी में से आएगा। बाकी जो आपका 10-20 मार्क्स 30 मार्क्स बच गए उसमें इशू रहता है, और उस 20-30 में से भी आप 10-15 तो स्कोर कर सकते हो। आप बताओ कोई चीज आपको टफ लग रही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही नहीं होगी, होगी तो आपके सिलेबस में से ही, तो आप उसमें कुछ कुछ चीजें लिख कर आओ। कभी कभी पता है जो टफ होता है उसमें चेकिंग लीनियंट होती है, तो आपको क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना, जो ग्रेस मार्किंग मिलती है ना वो कब मिलती है, जब आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होता है, अगर आप ब्लैंक छोड़ा है ना टफ मान के तो कुछ नहीं मिलेगा, आपने अटेम्प्ट करा है जब बिल्कुल बेकार सा आंसर लिखा है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो चीज टफ लग रही है उसको भी अटेम्प्ट जरूर करके आना है, ठीक है। तो ये रूमर नहीं है, सच है, पेपर एक टफ होता है, लेकिन वो टफनेस का लेवल लास्ट 20 मार्क्स के लिए होता है, 70-80 मार्क्स का पेपर आपका होगा आपके मॉड्यूल में से, ठीक है। सो एंड करें सेशन अवंतिका। Yes, sure, ma'am. So I hope all the
doubts are answered. And if you have any more doubts, you can anytime reach out to her, as she have already shared her number. So thank you so much, ma'am, for this insightful session. And we are very thankful to you for your presence, for your time. So thank you so much once again. Thank you. थैंक यू अवंतिका, थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए.